सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल क्विकली आज हम 12th क्लास की अपनी फर्स्ट बुक को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपका बीट्स ब्रिक्स एंड बोन, किंग्स फार्मर इन टाउन, किनशिप कास्ट इन क्लास एंड थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग वाला चैप्टर है। क्विकली देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। अगर आपको इसका बिल्कुल डिटेल्ड एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो आपका ये जो पूरा का पूरा बुक है ना, ये कैसे दी हुई है बेटा, ये एंशियंट हिस्ट्री के बारे में है। मतलब कि हमारे इंडिया में एंशियंट, जब से हमने रहना शुरू किया, मतलब सिविलाइज होना शुरू किया। फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जब से इंसानों ने, मतलब पहले क्या है, पत्ते पहनते थे भैया, तो जैसे उन्होंने सिविलाइज हुए, मतलब कि घर बनाना शुरू किए, पहली बार इंसान ने बिल्कुल सभ्यता के साथ रहना शुरू किया, तब से लेकर कैसे फिर हमने किंग्स फार्मर इन टाउन का मतलब कैसे, किस तरीके से फिर यहाँ पे एम्पायर, पहली महाजनपद, पहली स्टेट्स बनी, किस तरीके से विलेजेस बने, किस तरीके से टाउन्स बने, फिर नीचे नीचे जब ये हम सब कुछ बना लिए तो किस तरह से रिश्तेदारी वगैरह, मैरिजेस का सिस्टम आया, किस तरीके से फिर कास्ट का सिस्टम आया, कैसे कैसे क्लास आई। मतलब कि क्लास का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बेसिस पे, यहाँ सोशल बेसिस पे कैसे डिफरेंस क्रिएट हुए और इधर पैसे के बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे डिफरेंस क्रिएट हुए। जब ये सारी चीजें आ गई, एक रिलीजन बन गया, हमने बिल्कुल सिविलाइज्ड हो गए, तब जाके फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत है। तो नए नए थिंकर्स आए, वो अपने नए नए बिलीफ लेके आए और नई नई उनके क्या बिल्डिंग्स के थ्रू पता चलता है कि भैया वो भी अब वहां पर क्या है कि स्टैब्लिश हो चुके हैं। चलिए तो एक एक करके बिल्कुल इजीली समझते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स। बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया। पहली बार जब इंडिया में भी इंसानों ने सभ्यता से रहना शुरू किया, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। और इसी को हम कहते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि किसके पास है ये जो साइट है, मतलब ये जो सिविलाइजेशन है वो आपको इंडस वैली के किनारे, यहाँ पे इंडस रिवर बहती है, यहाँ पे मिलती है। इसी को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन किस एज के, ब्रोंज। देखो सबसे शुरुआती एज को हम किसको मानते हैं, स्टोन एज को। पहली एज क्या है भाई, स्टोन एज है, उसके बाद आई कॉपर एज और उसके बाद ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 फेजेस है इसके, कि शुरुआत जब से हुई, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जब हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कौन से फेज में हुआ बेटा, तो वो मैच्योर फेज में हुआ। तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां से खत्म होने पे आ गई, तो 3 फेजेस हैं आईवीसी के। पहला है आपका अर्ली फेज है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मैच्योर फेज, जब पूरी तरीके से सिविलाइजेशन तैयार हो गई थी। और फिर है आपका लेट फेज का मतलब क्या है, कि जब बिल्कुल खत्म होने पे आ गए। तो अर्ली फेज की बात करें तो हम 2600 बीसीई से पहले का जो फेज है, फिर 2600 बीसीई के बाद मैच्योर फेज को ही हमें पढ़ना है। कब से कब तक, 2600 से लेकर पूरा 1900 तक का पूरा समय, और 1900 के बाद जब बिल्कुल खत्म ही हो गई तब हम पढ़ते हैं मैच्योर फेज। तो मैच्योर फेज ये है। अगर हम बात करें किसने डिस्कवर करी, तो 1920 में आपके दयाराम साहनी, किसने डिस्कवर की थी ये, तो 1920 में दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी जो थे वो किसके अंदर थे, तो आपके जो सेकंड जनरल थे, सेकंड एएसआई, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सेकंड जनरल थे, कौन, जॉन मार्शल, उनके अंदर पे काम कर रहे थे। आपके इंडियंस ही थे जिन्होंने ये सिविलाइजेशन खोली, दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना, देखो अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं भैया, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जॉब क्या है, वो कैसे रहता है, कितने पैसे कमाता है, कितना क्या करता है। वैसे इसमें अगर हम आईवीसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया एड्रेस क्या है, तो ज्योग्राफी क्या है आपका, ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मतलब पाकिस्तान वाला पूरा का पूरा जो रीजन है आपका, ये यहां पर है। इसका एक नाम है आईवीसी। और अगर हम बात करें की फीचर, क्यों हम पढ़ रहे हैं भाई इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी फेमस क्यों है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहां पे पहले ह्यूमन बीइंग जिन्होंने पहली बार अच्छी तरीके से रहना शुरू किया बेटा, और उसके बाद उन्होंने अर्बन प्लानिंग भी कर ली, मतलब शहर भी बसा लिए पहली बार में, ट्रेड भी कर लिया, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड तक पहुंच गए। क्राफ्ट बहुत बेस्ट था, मतलब बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स की बात करें ना, क्राफ्ट बहुत बेस्ट था। लेकिन बस एक चीज जो रह गई इनकी ढूंढनी, वो थी अनडिसाइफर्ड स्किल की। अभी भी इसको लेके बहुत ही ज्यादा हम मतलब अचंभे में क्यों रहते हैं, क्योंकि अभी भी जो स्क्रिप्ट है, मतलब अगर हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चल जाए ना, जो इसकी राइटिंग्स के बारे में, ये अभी भी डिकोड हम नहीं कर पाए हैं, इसीलिए और ज्यादा ये फैसिनेट हमें करता है। अगर हम बात करें मेजर साइट कौन कौन सी है,
सबसे पहले आपका हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा है आपका यहाँ पे पाकिस्तान में आपको हड़प्पा मिल जाएगा। क्यों जरूरी है? यहाँ आपको ग्रीनरी बड़ी बड़ी मिली। सिटाडेल, सिटाडेल मतलब कि ऊंचाई पे स्थित ऐसी जगह जो इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है, जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके साथ सीमेंट्री भी दिखी यहाँ पर। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का ये देखो, ये भी आपका लोअर साउथ साइड में है। कहां पे? पाकिस्तान के, सिंध पाकिस्तान में। ये पंजाब वाला पाकिस्तान है। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रेट बाथ। मतलब क्यों जरूरी था? क्योंकि भैया ये अर्बन सेंटर्स है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पहली बार इंसान ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया, मतलब पहली बार सब भी हुए और इतना एडवांसमेंट कर लिया, जिसमें उनका क्यों इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा बाथ देखने को मिलता है, जहां पे बहुत सारे रिचुअल हुआ करते थे। प्लान्ड सिटी यहाँ पे मिलती है, मतलब प्लानिंग के साथ में बिल्कुल अच्छे से, और ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी कई गांवों का अच्छा नहीं होता, और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी नालियों का, पानियों का बहुत अच्छा सिस्टम था। नेक्स्ट आपको इंडियन साइड मिल जाती है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा कहां पे बेटा? गुजरात में है। और उसी के साथ में कौन सी है? लोथल आपको दिख जाती है। और नीचे आपको एक और क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइड दिख जाएगी, जो है नागेश्वर। ये भी क्या? तो धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर, ये तीनों कहां पर है? गुजरात में आपको ये साइड मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें धोलावीरा, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, 3 पार्ट सिटीज के लिए, इवन स्टोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस। अगर लोथल की बात करें, डॉकयार्ड के लिए, ठीक है, बीड मेकिंग के लिए, राइस एविडेंस के लिए, इवन नागेश्वर भी अगर बात करें तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस। उसके बाद हम बात करते हैं कलीबागन की, तो यहाँ पर आपको कलीबागन दिख जाएगा, ये राजस्थान में। ठीक है, ये भी इंडियन साइट है कलीबागन। ठीक है, और एक और आपको हरियाणा में क्या दिख जाएगी? बनावली। कलीबागन और बनावली आपको यहाँ पे दिख जाएगा हरियाणा में। यहाँ बीड मेकिंग, देखो कलीबागन में पहली बार प्लो फील्ड के, मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर किया करते थे, सोर्सेस कहां से पता चलते हैं? तो कलीबागन से। फिर बीड मेकिंग, ओवल हाउसेस बनाया करते थे, ये बनावली के। उसी के बगल में आपको नीचे दिख जाएगा, देखो राखीगढ़, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट साइट जहां पे सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या होता था बेटा? हुआ करता था, वो है आपकी चानुदारो। चानुदारो आप बताएंगे कहां पर है? तो ये आपकी कहां पर है? 1 मिनट में आपको दे रही हूं। तो ये है आपका, ये देखो पाकिस्तान में आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, यह क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस। तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले हम एड्रेस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इकोनॉमी, भैया कैसे अपना घर चलाया करते थे, कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर हुआ करता था। क्या उगाया करते थे? व्हीट, बार्ली, पीस, डेट्स, कॉटन, ये सब उगाया करते थे। नेक्स्ट, कैसे एग्रीकल्चर किया करते थे? तो नहीं, डोमेस्टिकेशन भी किया करते थे, मतलब पशुपालन भी किया करते थे। कैटल, शीप, गोट, बफेलो, कैमल, एलिफेंट, ये सब भी पाला करते थे। ठीक है, क्या सिर्फ इतना ही किया करते थे? तो नहीं, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी किया करते थे, जैसे बीड मेकिंग है, ठीक है, जैसे पोट्री है, जैसे मेटल वर्क है, ब्रोंज कॉपर का बनाना, जैसे आपको एक शीशा मिला हुआ था एनसीईआरटी में जो दिखता है। ट्रेड की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही हुआ करता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ में भी ये ट्रेड हुआ करता था, जिसमें ये क्या बुलाते थे? इसको मिलुहा बुलाते थे रीजन को। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट एंड मेजर की। तो यहां पर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम चला करता था, तो ये भी एक बहुत ही फेमस और अच्छी चीज थी। तो इकोनॉमी ये इस तरीके से चलाया करते थे। इसमें अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी, मतलब ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या है बेटा? कि बीट मेकिंग किया करते थे, जैसे कार्सलेन, जैसे कि स्टेटाइट, शेल, इस तरीके के स्टोन्स का इस्तेमाल करके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बीड मेकिंग किया करते थे। पोट्री भी बनाया करते थे, रेड ब्लैक पोइट्री, पेंटेड मोटिव्स, मतलब पेंटेड मोटिव्स का मतलब क्या है कि भाई छोटे छोटे फिगर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मेटल वर्क भी था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट भी थे, टेक्सटाइल भी था, कपड़े भी बनाया करते थे। भाई कॉटन के एविडेंस मेहरगढ़, लोथल से यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इनका एक और फीचर है वो है इसकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। अगर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है, मतलब कि ग्राफ्स थे, इस तरीके के साइन यहाँ पे थे, कोई लैंग्वेज नहीं थी, इसीलिए ये आज भी डिसाइफर्ड नहीं हो पाए, डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, टोटल सिंबल इसमें 400 हुआ करते थे। और इसमें बोस्ट्रोफिडोन मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर लिखा करते थे, फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट की ओर लिखा करते थे, इस तरीके से। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजन, बिलीफ और बिलीव्स की और रिलीजन की बात करें तो अगर हम बात करें तो मदर गॉडेस का यहाँ पर मतलब एक मूर्ति मिली हुई थी गॉडेस की, तो मदर गॉडेस यहाँ पे मिली हुई है। इवन एक सील के ऊपर एक मतलब कोई योगी बैठा हुआ है और वो तपस्या कर रहा है, तो उनको पशुपति महाराज कहा गया। और उसके अलावा प्रोटोशिवा मतलब एक लिंग टाइप्स का स्ट्रक्चर भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि भाई बेसिकली तो नेचर लवर हुआ करते थे, लेकिन उसके अलावा मदर गॉडेस, पशुपति महाराज, ये सब हुआ करते थे। एनिमल्स को बहुत सेक्रेड, यूनिकॉर्न जो हो गया, हम्ड बुल हो गया, ये बहुत सेक्रेड एनिमल थे इनके। फायर वर्शिप मतलब फायर ऑल्टर एट कलीबागन में आपको फायर के अवशेष मिले, तो मतलब वहां पे वर्शिप किया करते थे।
और बरियल्स की अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड बरियल और ग्रेव गुड्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये सारी की सारी सिविलाइजेशन, ठीक है, इतनी सारी चीजें सिविलाइजेशन में हो रही थी, तो इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? तो देखो बेटा, ये पूरी की पूरी जो किताब है ना, ये पूरी की पूरी जो बुक है, इस बुक में कहीं पे भी आपके सोर्सेज आ गए कि कहां से पता चलता है, क्योंकि हिस्ट्री में एविडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एविडेंस तो बिल्कुल आंख बंद करके इस वाले चैप्टर में तो तुम क्या लिखोगे भैया? इस वाले चैप्टर में तुम एग्जर्वेशन ही लिखोगे ना, कि एग्जर्वेशन किसने की? एग्जर्वेशन मतलब खुदाई किसके थ्रू की? आर्कियोलॉजिस्ट, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने। सेकंड चीज क्या लिखोगे भैया? इंस्क्रिप्शंस, कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन क्या मतलब? हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हुआ, तो इनके हार्ड सरफेस पे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई, तो इंस्क्रिप्शन आंखें बंद करके लिखोगे। थर्ड भाई फॉसिल्स भी लिख दोगे, फॉसिल्स के थ्रू भी पता चलता है। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं और कितनी सारी हड़प्पन साइट्स है जिसमें खुदाई करके हमें क्या? पोट्री, ऑर्नामेंट, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड से हमें क्या मिलता है? पता लगता है कि कितनी सारी चीजें ये यहाँ पे थी। और लास्ट में क्या है? डिक्लाइन है, कि भाई कब डिक्लाइन हुआ यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का? तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई है इसके डिक्लाइन के पीछे, कि भाई 1900 के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल क्या हो गई? डाउन पे आ गई। तो जैसे आर्यन व्हीलर थे, उन्होंने क्या किया था भाई? आर्यन इन्वेजन की थ्योरी निकाली थी कि भैया आपका ऋग्वेद में आर्यन इन्वेजन दिया हुआ है, तो हो सकता है कि यहां पर क्या हो? आर्यन इन्वेजन के थ्रू ही ये सारी चीजें हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बहुत सारे बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है। इवन इकोनॉमिक डिक्लाइन के भाई ट्रेड ही बंद हो गया मेसोपोटामिया के साथ में, और रिवर मतलब जो सरस्वती सबसे पुरानी नदी थी उसने अपना रास्ता क्या कर लिया? यहां पर बदल लिया। तो यहां से इसके बारे में पता चलता है। चलिए, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि एएसआई बना, जब हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, उसी के बाद बेटा क्या हो पाया? यहां पर इतना कुछ पॉसिबल हो पाया। तो अगर हम बात करें तो एलेक्जेंडर कनिंगम, कौन? एलेक्जेंडर आपका कनिंगम, ये कौन थे? ये फर्स्ट एएसआई इंडिया के जनरल थे। नेक्स्ट कौन थे आपके? जॉन मार्शल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने पहली बार, देखो एलेक्जेंडर कनिंगम इंटरेस्टेड थे ही नहीं इन सब चीजों में, वो किसमें इंटरेस्टेड है? गंगा वैली, वैदिक सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पे जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पन साइट को सिस्टमैटिक पढ़ा, मतलब खोदा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी 1921 में, तब हमें पता चला। 1922 में आरडी बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी। ठीक है, मॉर्टिम व्हीलर जो थे आपके, उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बताया। इवन आरएस भिट जो थे, उन्होंने धोलावीरा के बारे में बताया, उनको उसको एक्सिबिट किया। तो अगर हम बात करें क्यों ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली सिटी, पहली फर्स्ट प्लान इंडियन सिटीज अर्बनाइजेशन को शो करती है, टेक्नोलॉजी को शो करती है, क्योंकि इनका एडवांस ड्रेनेज, वेट मेजर सिस्टम, इवन कल्चर लेगेसी को बताती है कि भैया इंडियन कल्चर को लेके जाते हैं। इवन ट्रेड लेके, भाई इंटरनेशनल ट्रेड, कि पहली सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसने इंटरनेशनल ट्रेड भी कर लिया, मेसोपोटामिया, ओमान, ठीक है, पर्शिया, ठीक है, इन सब के साथ में, जिसमें कहां से पता चलता है? तो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है उनकी तो स्क्रिप्ट डिसाइफर हो ही गई है ना, तो वहां से हमें इसके बारे में पता चलता है कि वहां पर ऐसे दिलमुन बहारीन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, मिलुहा शब्द इस्तेमाल किया गया हड़प्पन पीपल के लिए। तो वहां से हमें इसके बारे में क्या चलता है? पता चलता है, क्योंकि आपके मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है, कॉपर वाज मिले हुए हैं, वो कहां से हैं भाई? हड़प्पा के हैं, इसीलिए ऐसे आपको पता चलता है। नेक्स्ट चैप्टर को बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो अगर हम बात करें तो 1900 में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 में हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई, उसके बाद से 600 बीसी में ही क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बीच के कुछ 1300 ईयर्स अगर हम बात करें, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें सिर्फ ऋग्वेद, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, ऋग्वेद और एक मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े एरिया जहां पे डेड बॉडी को दफनाया जाएगा, वरना कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे कि भाई इंडियन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है 600 बीसी से लेके 600 सी का टाइम। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि फर्स्ट एम्पायर्स, पहले फर्स्ट स्टेट्स मतलब महाजनपद इस समय आई, फर्स्ट एम्पायर इस समय आया। ठीक है, फर्स्ट कॉइनेज, मतलब कॉइनेज का जमाना था। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही शानदार एडवांस हो गया इस समय। तो इस समय बहुत सारे चेंजेस, मतलब कास्ट सिस्टम इस समय हो जा, नए नए थिंकर्स इस समय आए। तो ये तीनों चैप्टर 600 बीसी से लेकर 600 सी को डेडिकेटेड है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस समय हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 600 बीसीई में सबसे पहली चीज हुई किंग्स फार्मर
एंड टाउन में तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे। किंग्स, दूसरा क्या है भाई आपका फार्मर, और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है आपका टाउन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 600 बीसी से लेके 600 सीई तक किंग्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे नए नए किंगडम्स आए, 600 बीसी से सीई तक किस तरीके से विलेजेस सिस्टम था, मतलब विलेज का क्या सिस्टम था, और इस समय टाउन्स मतलब अर्बन लाइफ कैसी थी। बस इन तीन पार्ट में हमें इसको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड कौन सा है, बीसी से लेकर 600 बीसी से सी तक का। सोर्सेस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले किंग्स का मतलब क्या, पहला एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार विलेजेस और टाउन्स कैसे पता चलता है, सोर्सेस क्या है। तो भाई आंखें बंद करके कौन से सोर्स लिखेंगे, पहला तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हुआ है, जिसमें एक एग्जाम्पल है प्रशस्ति। गुप्ता एम्पायर में जो इंस्क्रिप्शन थे राजा की, जिसमें बड़ाई लिखी होती थी, उसको क्या कहा जाता था, प्रशस्ति कहा जाता था। नेक्स्ट है टेक्स्ट की, इस समय तक टेक्स्ट बन गए थे, जैसे दास, पुराण, संगम, लिटरेचर, यहां से भी पता चलता है। और आर्कियोलॉजी मतलब जो भी खुदाई करके वो कुछ भी मोती की माला से लेके कुछ भी मिला हो। ठीक है, इस समय क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्यों हम इस समय को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये राइज ऑफ महाजनपद बड़े बड़े राज्य बने, पहला एम्पायर इस समय बना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ और अर्बनाइजेशन, यही सब हमें देखना है। किंग्स, फार्मर एंड टाउन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सबसे पहले किंग्स वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। किंग्स का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो शुरुआत में 600 बीसी से 400 बीसी के दौरान 16 महाजनपद बनी, मतलब 16 छोटे छोटे अगर हम बात करें राज्य यहां पे बने, जिनको हम स्टेट्स कहेंगे। 16 महाजनपद में से मगध सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल थी। उसके बाद आपको कुशाला, अवंती, ठीक है, तक आपका कुशाला हो गई, अवंती हो गई, कुरु हो गई, ठीक है, कुरु हो गई, पांचाल हो गई, यहां पर गांधार हो गई। ये सारी की सारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद थी। ठीक है, जिनमें से अगर हम बात करें सबकी अपनी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा किंग्स वाला सिस्टम देखेंगे 600 सीई तक। तो महाजनपद के बाद हमारा पहला एम्पायर राइज होता है मगध से ही, जिसका क्या है, मौर्यन एम्पायर, जिसके फाउंडर कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कहां से पता चलता है, तो आपको कौटिल्य जो चाणक्य थे उनकी अर्थशास्त्र किताब से पता चलता है। अशोका ने पॉलिसीज, जो अशोका की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो पिलर्स पे लिखवाई थी, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली वहीं से पता चलता है। और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किताबें लिखी हुई हैं। इवन बाहर से, क्योंकि उनकी एक रानी, चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे, उनकी एक रानी कहां से थी, ग्रीक से थी। तो वहां से जो ग्रीस से मेगस्थनी आए हुए थे और उन्होंने अपना पूरा अकाउंट लिखा, उसके जनरल लिखा, उससे पता चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद ये ही फर्स्ट अखंड भारत का एग्जांपल है। और उसके बाद छोटे छोटे किंगडम दोबारा बन गए, मतलब जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ 200 से 300 बीसी के दौरान, आपको इंडो ग्रीक्स यहां पे आ गए, कुशानास आ गए और वो ट्रेड के थ्रू आए, लेकिन उन्होंने यहां बसना शुरू कर दिया। सतवाहनास आ गए, शाकाज आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे राजा यहां पर आ गए। और उसके बाद एक फिर से एक छोटा एम्पायर बनता है, नॉट दैट मच बिग मौर्यन एम्पायर, लेकिन नहीं एक बहुत बड़ा, जहां से आपका क्या आ जाता है, गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी के साथ में सोने की चिड़िया हमारा पूरा बन जाता है भारत, जो गुप्ता एम्पायर। ठीक है, 500 सी मतलब 600 बीसी पे वापस आ गए। तो इसके राजा जैसे चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, सबसे फेमस राजा कौन, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, अभी इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो किंग्स का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो शुरुआत कहां से हुई, महाजनपद से, फिर आया आपका एम्पायर, उसके बाद कौन सा है, मतलब फर्स्ट हमारा बड़ा एम्पायर मौर्यन एम्पायर, फिर कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स आ गए। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में बात करो तो सतवाहनास, कुशाना, साउथ इंडिया बात करो तो चोलास, पांड्यास, ये सारे के सारे आ गए। और टाउन्स का मतलब क्या है, अर्बन प्लानिंग की बात यहां पर हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें महाजनपद में, तो 16 महाजनपद थी। सबसे जरूरी महाजनपद कौन सी थी, आपकी मगध। ठीक है, मगध कहां पे है, तो अगर मैं मगध को यहां पे पॉइंट आउट करूं तो मगध यहां बिहार और झारखंड वाले रीजन में, आपको बिहार वाले पोर्शन में आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे मगध मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाई मगध वाज सो पावरफुल, सब में सबसे ज्यादा पावरफुल मगध क्यों था, क्योंकि मगध में सबसे नंबर 1 चीज तो है इसकी लोकेशन। लोकेशन बहुत प्राइम है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड कहीं से भी कहीं तक ट्रेड हो सकता है। ठीक है, सारे ट्रेड रूट से मगध क्या थी, पास थी। दूसरी चीज है मगध से, क्योंकि गंगा यहां से बहती है, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, गदक, ये सारी की सारी वाटर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट देती है। वाई मगध वाज सो पावरफुल, क्योंकि भैया गंगा की वजह से फर्टाइल लैंड, जिसपे एलुवियल सॉइल है, जिससे कि बहुत अच्छा वीट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन होता है। और वाई मगध पावरफुल, क्योंकि झारखंड के फॉरेस्ट से लेकर सब कुछ, जहां पे क्या मिलता है, माइंस भी है यहां पर,
आयरन ओर जिसे वेपन टूल्स बन सकते हैं, इवन फॉरेस्ट से यहाँ टिम्बर मिल सकता है, इवन एलिफेंट भी मिलते थे। तो इसीलिए मगध जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपद थी। इवन क्यों मगध बहुत पावरफुल था, क्योंकि बिंबिसारा जैसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो राजा थे वो जो हरियंका डायनेस्टी से थे, इन्होंने बहुत एक्सपैंड किया एम्पायर को। अजाशत्रु जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस राजा थे। इसके बाद शिशुंग हुए हैं, महापदम नंदा, ठीक है, महापदम नंदा जो है वो मगध महाजनपद के लास्ट रूलर थे। उसके बाद इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की क्या करी बेटा, यहां पर स्थापना कर दी, तो नंदास को हराकर। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पे महाजनपद की बात कर लो तो देखो ये रही मगध आपकी बिहार में, ये रही मगध, यहीं पे वज्जी, राजगीर। बिहार में आपको 3 महाजनपद मिलेंगी, वज्जी, ठीक है, राजगीर तो कैपिटल थी तो वो महाजनपद नहीं थी, तो यहाँ पे मगध वज्जी मिल गया। देखो यूपी में आपको वाराणसी, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हो गया कौशाली, ये हो गया पांचाल, ये हो गया कुरु। ऊपर देखो तक्षशिला कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में। गांधार अफगानिस्तान में है, ठीक है। अवंती, अवंती कहां पर है, तो अवंती आपको मिल जाएगी ये यहां पर राजस्थान में। और यहाँ उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन लिखा हुआ है, उज्जैनी है। इस तरीके से आपको यहां पर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाजनपद के बाद क्या आया, मौर्यन एम्पायर आया। तो मौर्यन एम्पायर क्या है, तो मौर्यन एम्पायर के सबसे पहले सोर्स कि भैया पहले तो मौर्यन एम्पायर लार्ज स्केल का सबसे बड़ा एम्पायर, मतलब फर्स्ट एम्पायर जो सेटअप हुआ हमारे यहाँ, जिसको किसने फाउंड किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी गाइडेंस के साथ में, तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। और सबसे फेमस राजा अगर हम इसके बात किया जाए तो अशोक रहे हैं। सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सोर्सेस के हिस्ट्री को पढ़ना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो सोर्सेस क्या है इसके, अर्थशास्त्र, कहां से, चाणक्य की लिखी इकोनॉमिक्स की किताब अर्थशास्त्र, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, वेलफेयर के बारे में दिया गया है। इसके बाद मगस्थनी, मैंने कहा था ना कि ग्रीस से कौन आया था, मगस्थनी आया था, और उसके अकाउंट वो यहां पे कोर्ट में बैठता था दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इंडिका, ठीक है, जिसमें मॉडर्न सोसाइटी गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। इवन अशोका ने, क्योंकि अशोका ने कलिंग वॉर जो लास्ट उनके लाइफ की वॉर थी, जिसमें इतना सारा ब्लडशेड देखने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो उनने बहुत सारे रॉक पिलर्स वगैरह बनाए हुए हैं। इवन बहुत सारे पिलर्स पे उनके बारे में लिखा है पियादसी, ठीक है। तो जेम प्रिंसेस ने जब ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को क्या किया, डिसाइफर किया, तो उनको पता चला पियादसी कौन है, मतलब अशोक को जो है प्लेजर टू बिहोल्ड, मतलब बहुत ही फेमस राजा थे। और अशोका ने क्योंकि बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट से भी, जैसे महावंशा, दीपावंशा, जैन टेक्स्ट भी थे बहुत सारे, जिनसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है। मौर्यन एम्पायर के बारे में यहां से पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद करें, मौर्य एम्पायर बहुत ही फेमस था, तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। 4 थी मौर्यन एम्पायर की स्टेट्स, प्रोविंसेस, और एक इंपॉर्टेंट सेंटर था उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है। एक और क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाजनपद जब मगध हुआ करता था तो उसकी कैपिटल राजागाह थी, और उसके बाद चेंज करके क्या कर दी, पाटलिपुत्र कर दी। तो ये 5 सबसे जरूरी सेंटर थे। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी। अगर बात करें तो तक्षशिला से लेकर, तक्षशिला पूरा नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट क्या करता था, पूरा कैप्चर करता था, उससे वहां से ट्रेड, मिलिट्री का जाना। इवन उज्जैनी, मतलब मिड इंडिया को पूरी तरीके से, ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर जहां से पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर चलता था, कि भाई एक तक्षशिला जहां से पूरा ये वाला एरिया कवर होता था, वेस्ट वाला, और उसके बाद बात करें तो मिड में था उज्जैनी, जो पूरे ट्रेड रूट्स को यहाँ कवर करता था। यहाँ पाटलिपुत्र है जहां पूरा रिवराइन रूट को कवर करके बैठा हुआ है। नीचे आपको क्या मिल रहा है, कर्नाटका में स्वर्णगिरी मिल रहा है, जिसको गोल्डन माउंटेन्स भी कहा जाता था। तुशाली, उड़ीसा में आपको तुशाली मिल रहा है। तो इस तरीके से सारा पार्ट जो था वो कैप्चर करके बहुत ही शानदार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में वही किंग जो है सुप्रीम हुआ करता था सबसे ऊपर, फिर सेनापति हुआ करता था, और जो वॉर ऑफिसर हुआ करते थे। मिलिट्री की देखभाल के लिए भी 6 कमेटी हुआ करती थी, ठीक है। 6 कमेटीज, उनकी भी बहुत सारी सब कमेटीज हुआ करती थी। जैसे एक कमेटी जो आर्मी को देखेगी, फुट सोल्जर्स को मैनेज करेगी, एक कमेटी जो आर्मी की इन्फेंट्री को देखेगी, फुट सोल्जर्स को, एक आर्मी की कावलरी को, मतलब घुड़सवार वगैरह को देखेगी, ठीक है, एलिफेंट्स को देखेगी, एक चेरियट्स, रथों को देखेगी, नेवी को एक देखेगी, और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट के भाई मिलिट्री की सप्लाई के लिए, खाना पानी सबके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो सोर्सेस की बात करें भाई वही कि भाई क्या सोर्सेस हैं आपको मौर्यन एम्पायर के सबके, तो आपके इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है, जिसने अशोका ने जितनी भी इंस्क्रिप्शन लिखवाई हुई है, प्रज्ञा प्रशस्ति से लेके सब कुछ, ठीक है।
आपका इंस्क्रिप्शन हो गई अशोका की लिखी हुई, और प्रज्ञ प्रशस्ति समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। उसके अलावा जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शंस आपको रुद्रदमन की भी मिली हुई है। ये पूरा मतलब 600 बीसी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, 600 सी का पूरा कहां से पता चलता है, तो रिलीजियस टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, धर्मशास्त्र से पता चलता है, सेक्युलर टेक्स्ट से पता चलता है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, मेगास्थनीज का अकाउंट हो गया, और तमिल लिटरेचर से भी पता चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हो गया सिर्फ किंग्स की बात। अगर फार्मर्स की यहां पर बात कर लो तो फार्मर्स का क्या पूरा का पूरा बेटा, तो मतलब फार्मर्स का मतलब क्या है कि 600 बीसी से लेके 600 सी तक विलेज लाइफ कैसी थी। तो विलेजेस की बात करें तो देखो एज कंपेयर टू 1500 ईयर जो हमने निकाल दिए, उसके बाद के 600 बीसी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी। मतलब हम आयरन प्लोशियर्स का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन के समय में हो एग्रीकल्चर था, हो का मतलब क्या, प्रिमिटिव इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब आयरन का इस्तेमाल, क्योंकि आयरन एज, ये कौन सी एज आ गई 600 बीसी में बेटा, आयरन एज आ गई, तो आयरन का इस्तेमाल बढ़ गया, ठीक है। हम इरिगेशन का इस्तेमाल किया करते थे। इवन लैंड ओनरशिप अगर हम बात करें तो जमीनों पे ओनर्स हुआ करते थे, जैसे गहापति। पहले ऐसा नहीं था कि भाई हर कोई ओनर है, हड़प्पा के समय पे सारी कम्युनिटी की हुआ करती थी, सारे एग्रीकल्चर साथ में मिलकर किया करते थे। लेकिन अब लैंड ओनरशिप हुआ करती थी, जिसको गहापति कहा जाता था। वो हर चीज का मतलब हर चीज का ओनर है, मतलब पत्नी से लेके हर सामान का जो ओनर है वो गहापति है। टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया था, जैसे बली बागा जैसे शेयर क्या है, क्रॉप पे आपको टैक्स देने पड़ते थे, और लेबर भी फोर्स लेबर यहाँ पे हुआ करता था। ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो टाउन, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा जैसे टाउन्स यहाँ पर बने, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो सिल्क रूट, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी होने लगा था, कोई चाइना के साथ हमारा ट्रेड यहाँ पे बढ़ गया था। नेक्स्ट हम सोसाइटी की, क्योंकि अभी विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में इस समय 600 बीसी से 600 सी के दौरान, जो हम नेक्स्ट सेक्टर में पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम आ गया था। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्रा सबसे नीचे, ठीक है। और जातियाज भी आ गई थी बहुत सारी। वुमन की अगर हम बात करें तो पेट्रिया की सोसाइटी हुआ करती थी, तो वुमन का स्टेटस इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन सतवानास में देखो हर जगह पे इन पूरे 600 बीसी से लेके 600 सी तक तुम्हें क्या रखना है, सतवानास हमेशा ही एक्सेप्शंस रहे हैं। मतलब इनके यहाँ पर क्या है, मेट्रिलिनी एक तरीके से, मतलब मदर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। उसके अलावा प्रभावती गुप्ता, एक और एग्जांपल याद रख लो बेटा, प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी, आपकी बेटी थी। तो वुमन को वैसे कोई रोल नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था। विलेजेस में जैसे लैंड ग्रांट किया जाता था, मतलब डोनेट की जाती थी आपकी प्रॉपर्टी, किसको, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। तो वुमन को ये राइट नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्ता ने बेटा ये किया हुआ था। इसलिए ये दो एग्जाम्पल, ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से चीजें हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो प्रशस्ति से पता चलता है, जैसे प्रशस्ति का मतलब क्या है कि ये सोर्सेज हैं कि 600 बीसी के दौरान इंस्क्रिप्शन, एक नए तरीके के इंस्क्रिप्शन लिखे गए, जैसे थी प्रयागा प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी, जूनागढ़ प्रशस्ति, ठीक है। और उसके अलावा हाथी गुम्बा, ये आपका अचीवमेंट कलिंग किंग के मतलब एक तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे हम, तो सबसे किंग्स फार्मर की बात करें 600 बीसी से लेके 600 सी के दौरान, तो वही आयरन प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता था, इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता था, टैक्सेस फार्मर 1/6 टैक्स दिया करते थे, अर्थशास्त्र में मैनेजर। और एक और चीज जो विलेजेस में हुआ करता था वो क्या है बेटा, लैंड ग्रांट, के किंग्स जो है वो क्या करते थे, लैंड ग्रांट किया करते थे, मतलब टैक्स फ्री जमीन किसको, ब्राह्मण रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया करते थे। इवन जिसके पास पैसा है वो दे सकता था, बस वुमन को ये अलाउड नहीं था। एग्जाम इसका एक एक्सेप्शन है, वो है प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट अगर हम टाउन्स की बात कर ले तो 600 बीसी से लेके 600 सी के दौरान, ठीक है, अर्बन स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। तो टाउन्स की अगर हम बात करें तो टाउन्स में कौन रहा करता था, तो यहाँ पर किंग्स और नोबल्स टाउन में रहा करते थे। देखो विलेजेस में कौन रहा करता था, तो जितने भी आपके लेबरर्स हैं, जितने भी आपके पीजेंट्स हैं, ब्राह्मण ज्यादातर ये रहा करते थे। और टाउन्स में किंग्स एंड नोबल्स रहा करते थे। ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो टैक्स कलेक्टर वगैरह हुआ करते थे, मर्चेंट ट्रेडर्स रहा करते थे, आर्टिशन क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे, ठीक है, जो मेटल वर्क, पोल्ट्री, वीविंग, ज्वेलरी कर रहे हैं, लेबर एंड वर्कर रहा करते थे, रिलीजियस कम्युनिटी, बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहा करते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स रहा करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेड कैसा होता था, देखो लोकल ट्रेड भी इस समय हुआ करता था कि भाई टाउन जैसे राइस, वीट, सॉल्ट, पोल्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, क्या चलता था, वाटर सिस्टम चलता था। इंटर रीजनल ट्रेड भी हुआ करता था, भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट के, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ट्रेड हो रहा है, स्पाइसेस, टेक्सटाइल वगैरह का,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी हुआ करता था इस समय, मतलब समुद्र के थ्रू और लैंड के थ्रू रोम, चाइना, पर्शिया, साउथ एशिया तक भी ट्रेड हुआ करता था। किस चीज से? सिल्क, पेपर, हॉर्सेस, गोल्ड, कॉइन्स, इन सारी चीजों का क्या हुआ करता था बेटा? ट्रेड यहां पर हुआ करता था। तो ये है किंग्स फार्मर एंड टाउन, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, वाई 600 BC इज इंपॉर्टेंट। कई सारे राजा है, जैसे हमने बात करी कि सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जनपद आई, ठीक है। तो आपका महाजनपद आ गए, बिंबिसार वगैरह आ गए। फिर आपके कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको एम्पायर के बारे में पता चलता है, ठीक है। कौन आया आपका? चंद्रगुप्त मौर्य आया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर कौन आए बेटा? अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट अगर हमें कौन दिख रहा है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद धीरे धीरे जैसे कुशानाज आ गए, सतवाहनाज आ गए, ये सारे के सारे यहाँ पर लोग आपको नजर आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हुए? यहाँ पे आना शुरू हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉइनेज, ठीक है। धीरे धीरे जितने भी राजा है, लास्ट हमने कहां से 600 BC से शुरू करी कहानी, गुप्ता एम्पायर पे खत्म की। तो गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे समानता का रूल चलता था। समानता कौन है? जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, बहुत सारी जायदाद हुआ करती थी, ये इतने अमीर हुआ करते थे ना कि ये किंग्स को भी हटा के उसकी जगह क्या करने लगते थे? रूल करने लगते थे, ठीक है। इतने अमीर हुआ करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो महाजनपद के दौरान पंचमार्क कॉइन, सबसे पहले 600 BC में पंचमार्क कॉइन आए, ठीक है। ये कॉइन मतलब बहुत ही इरेगुलर शेप के, सिर्फ एक स्टंप, पंचमार्क का मतलब एक स्टैंप लगी होती थी इनके ऊपर एनिमल वगैरह की। मॉडर्न एम्पायर के समय भी पंचमार्क कॉइन ही चलते थे, ठीक है। लेकिन ठीक है, सिल्वर और कॉपर के, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज करेंसी थी, मतलब टैक्स के लिए, क्योंकि पूरा अखंड भारत था तो एक ही जैसा टैक्स लगा करेगा। मॉडर्न एम्पायर के बाद सबसे पहले इंडो ग्रीक्स जो आए, इंडो ग्रीक्स कॉइन लेके आए, कैसे? जिसपे किसी भी राजा की पोर्ट्रेट हो। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट वाले, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन वाले जिसपे कुछ ना कुछ लिखा होगा राजा का नाम वगैरह, ऐसे कॉइन कौन लेके आए बेटा? इंडो ग्रीक। और उसके बाद पहले गोल्ड कॉइन्स कौन लेके आए? कुशानाज लेके आए। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड कॉइन्स आपके इनके, जिसको दिनारस भी कहा जाता था, किसके? गुप्तास के समय पे भी आए। लेकिन सबसे प्योर कॉइन कब के माने जाते हैं? फर्स्ट गोल्ड कॉइन लेके आए कुशानास, प्योर माने जाते हैं किसके? तो प्योर माने जाते हैं आपके अपने गुप्ता एम्पायर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स की बात करें तो देखो बहुत ज्यादा कि अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, तो यहां पर वीकनेस कि भाई अशोका के बाद कोई इतना फेमस रूलर आ ही नहीं पाया। उसके बाद हम गुप्ता एम्पायर क्यों? क्योंकि यहाँ फ्यूडलिज्म आया। मैंने कहा ना समानता बहुत पावरफुल हुआ करते थे, किंग से भी ज्यादा। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? इनका सेंट्रल सिस्टम पूरा वीक हो गया और इसके बाद हमारे ऊपर हुन्स ने क्या कर लिया? इन्वेजन कर लिया। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है बेटा? तो जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था और उन्हीं से हमें पूरा 600 BC से लेकर 600 C तक अशोका के बारे में, राजाओं के बारे में पता चलता है। डीडी कोसंबी भी हैं यहाँ पर और RS शर्मा भी फ्यूडलिज्म जो बताते हैं इंडिया का, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर 600 BC से 600 C के दौरान हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, विलेज सिस्टम देख लिया, टाउन्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि इस समय किंगशिप मतलब किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हुआ करता था, जहां पे राजाओं का मतलब रूल के साथ फैमिली बॉन्ड्स कैसे हुआ करते थे। तो फैमिली सिस्टम की अब हमें यहाँ पे बात करनी है, कास्ट की बात करनी है कि भाई क्या इस समय सोशल डिफरेंस हुआ करते थे। तो देखो अगर हम विलेजेस में एक सोशल डिफरेंस की बात करें तो ऐसे हुआ करता था कि एक रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, फिर आपके मिडिल फार्मर्स हुआ करते थे, फिर लैंडलेस लेबरर हुआ करते थे, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हुआ करता था। क्या ऐसा ही सेम इसके अलावा क्या कास्ट बेस्ड, तो क्या सोशलिज्म भी, सोशल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था? तो यस। और क्लास की बात करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हमें मैरिजेस मतलब खानदान की बात करनी है। इस चैप्टर में हमें बात करनी है सोशल डिफरेंसेस की, सामाजिक डिफरेंस मतलब कास्ट की बात करनी है, और इसमें हमारे इकोनॉमिक डिफरेंस मतलब क्लास की बात करनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस चैप्टर के बारे में, मतलब इन सब चीजों के बारे में कहां से पता चलता है? तो पहली चीज जहां से हमें इसके बारे में पता चलता है वो है महाभारत। सबसे बड़ा जो टेक्स्ट है 600 BC से लेके 600 CE की सोशल लाइफ के लिए, भाई सोशल लाइफ को जो बताता है वो है आपका महाभारत, ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति जो मनु ने लिखी हुई थी, बुद्धिज्म जैनिज्म टेक्स्ट भी बताते हैं, ये सारी चीजें। की थीम क्या है इसकी कि फैमिली किनशिप पढ़नी है, सोशल हायरार्की पढ़नी है और जेंडर रोल वगैरह इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात किनशिप, कास्ट एंड क्लास, किनशिप पढ़ेंगे, फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर भाई ये क्या चलता था, तो इस समय पेट्रियनरी चलती थी, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, वुमन को बहुत लिमिटेड राइट थे।
थी, ठीक है। मेट्रिलिनी बहुत रेयर थी। एग्जाम्पल की बात करें तो साउथ इंडिया में आपको केरला नेयर्स दिख जाएंगे या सतवाहनास दिख जाएंगे। हाउस होल्ड की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ पे चला करता था, ठीक है। गहापति हुआ करता था जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, और ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो शादियों का है पूरा गोत्र सिस्टम चला करता था। यहाँ पे 7 ब्राह्मण हमेशा से हुए हैं हमारे, सप्त ऋषि जिनको कहा है, उन्हीं से उनकी जो वंशज हैं वो 7 गोत्र में। आज तो भाई बहुत सारी सब गोत्र होती है, इस तरीके से गोत्र सिस्टम होता था। मतलब आप एक ही गोत्र में शादी नहीं करते, अगर आप करोगे तो वो कौन होगा, आपका भाई या बहन होगा, ठीक है। और मैरिजेस की बात करें तो कई सारे तरीके की यहाँ पे मैरिजेस हुआ करती थी। सबसे पहले आपको एंडोगेमी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके की मैरिज होती थी, लेकिन 4 तरीके की मैरिज जो है सही बताई हैं धर्मशाला धर्मसूत्रा में। सबसे पहले तो एंडोगेमी, मतलब आप मैरिज विद इन सेम कास्ट करते हो। एक्सोगेमी का मतलब है जब आप अपनी गोत्र के बाहर करते हो। पोनीगिनी का मतलब है जो एक हस्बैंड जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हो। और लेविट्रेट का मतलब है विडोज मैरिंग हस्बैंड ब्रदर, मतलब विडो जो है अपने हस्बैंड के ब्रदर को बताते हैं। और पोलियंड्री, मतलब पोलियंड्री का मतलब क्या है, वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड है। सबसे बड़ा सोर्स इसका क्या है भाई, जहां से हमें 600 बीसी से लेके 600 सी की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, वो है आपका महाभारत। क्या है भाई सबसे बड़ा सोर्स, तो आपका महाभारत है बेटा सबसे बड़ा यहाँ पर सोर्स, ठीक है। तो आपके पास 500 बीसी से लेके 500 सीई तक में ओरिजिनली जो ओरल था उसको लिखा गया। यहाँ पर किसने लिखा भैया, व्यास ने, वेद व्यास जी ने। कंटेंट बात करें तो इसमें कुरु डायनेस्टी और पांडवास के बीच में, कुरु और पांडवास के बीच में, कौरव पांडवास के बीच में क्या है, लड़ाई है। और यहाँ पे एक लड़ाई क्या है कि भाई कुंती, इसमें वुमेन के भी रोल बताए गए, मतलब वुमेन सोसाइटी, कि भाई इससे आपको पूरा 600 बीसी की सोसाइटी के बारे में पता चल जाएगा कि भैया कैसे लोग रहा करते थे, कैसे शादियां करती थी, वुमेन का क्या रोल है। क्योंकि कुंती, गांधारी, ये सब, द्रौपदी, वुमेन का भी बताया गया है। इवन पोलियंड्री भी यहां से बताई गई है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले किनशिप की हमने बात कर ली, मैरिजेस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब है कास्ट। तो कास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास लिखे गए। और यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा था ना कि पहले जब तक धर्मशास्त्र धर्मसूत्रा नहीं थे, ये जो कास्ट, ये जो हुआ करते थे सोशल डिफरेंसेस, वो काम के बेसिस था कि भाई अगर कोई वेद वगैरह पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई चप्पलें सही कर रहा है या किसी को सर्व कर रहा है तो वो शूद्र है, लेकिन अगर ब्राह्मण का बेटा किसी को सर्व कर रहा है तो वो शूद्रा हो जाएगा। तो ये कास्ट जो है वो बर्थ के बेसिस पे नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि ये किसके थ्रू हो गई, वे ब्राह्मण ने लिख दिया धर्मशास्त्र। इस समय क्या लिखे गए, धर्मशास्त्र लिखे गए। शास्त्र में क्या लिखा गया है, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि भैया के नॉर्म्स क्या होंगे, मतलब एक आम इंसान सोसाइटी में कैसे रहेगा कास्ट के बेसिस पे। और धर्मसूत्रास जिसमें लिखा गया है किंग के ऑर्डर। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत में ब्राह्मण ने अपनी टैक्सेस चलाई, और ये जो वर्ण थे, ठीक है, इसको किसके बेसिस पे कर दिया, बर्थ के बेसिस पे कर दिया। क्योंकि उनको लग रहा था बहुत पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन का मतलब है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें बहुत खराब हो रही हैं। तो ब्राह्मण ने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्राह्मण ने यहाँ पे 3 टैक्टिक अपनाई। पहली चीज क्या अपनाई कि सब में ये बोल दिया कि भैया ये बर्थ के बेसिस पे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है, भगवान का कहलाया गया ये ऑर्डर है, सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो उसको भगवान की क्या माने में बहुत ज्यादा प्रकोप झेलना पड़ेगा। और क्या बताया गया भाई, किंग्स को बोला गया, ऑर्डर दिया गया कि भाई किंग्स क्या करेंगे, इस चीज को सब में स्प्रेड करेंगे कि भाई चलो किंग्स का ये है मुद्दा कि वो स्प्रेड करे। तो ये सारी चीजें कोई बर्थ के थ्रू कर दिया गया, डिवाइन ऑर्डर कह दिया गया, इवन किंग्स के थ्रू ये स्प्रेड करने के लिए बोल दिया गया। अगर हम बात करें तो वर्ण सिस्टम में क्या था भाई, सबसे ऊपर कौन थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपके दिखते हैं क्षत्रिय, ठीक है, और उसके बाद वैश्य, जो तो ब्राह्मण, प्रीस्ट और स्कॉलर, और जो आपके क्षत्रिय थे वो वॉरियर और रूलर, और वैश्य का ट्रेडर्स, और उसके अलावा शूद्रा जो सर्वेंट और लेबरर हुआ करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो धर्म और कास्ट ड्यूटीज यहाँ पे मनुस्मृति में भी, पहले तो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रा में भी लिखी गई, लेकिन मनुस्मृति में भी बड़ी सारी चीजें लिखी गई कि भैया शूद्रा का काम है कि भैया वो सर्व करेगा अपर कास्ट को, ब्राह्मण का काम है कि वो नॉलेजेस वगैरह देखेगा, ये सारी चीजें लिखी गई। लेकिन हर कोई उन वर्णा में फिट नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे जाति का सिस्टम हुआ, जो सब कास्ट है कि भाई लोगों के ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कि भाई अगर कोई जंगलों में रह रहा है तो वो इन 4 वर्णों में फिट ही नहीं हो पा रहा, तो उसको निषाद कह दिया गया। कोई स्वर्णकार है, मतलब तो उसको क्या कह दिया गया, स्वर्णकार कह दिया गया, जो भी ज्वेलरी बना रहा है गोल्ड की, इस तरीके से। और इसके अलावा एक और रख दिया गया अनटचेबिलिटी, मतलब ये 4th, मतलब आपके शूद्रास के अलावा भी ऐसे लोग जो क्या करेंगे, एक ऐसा ग्रुप जिनको बिल्कुल ही क्या माना गया, ऐसा ग्रुप जिनको बिल्कुल ही इम्प्योर माना गया, तो उनको क्या कह दिया गया, यहाँ पे चंडालास कह दिया गया, जिसको 5th ग्रुप में एक तरीके से रख दिया गया। अब इस समय वुमन की पोजीशन और रोल क्या हुआ करती थी, तो अगर मनुस्मृति का व्यू देखा जाए तो वुमन जो थी वो डिपेंडेंट थी,
मतलब मैन पे, पहले अपने फादर पे, फिर हस्बैंड पे, फिर सन पे, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं था यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज होती थी, स्त्री धन, ठीक है। स्त्री धन का मतलब क्या है कि भैया जब उसकी शादी होगी तो पर्सनली स्त्री धन दे दिया जाएगा, और एक कन्यादान का था, भाई फादर क्या करेगा, कन्यादान करेगा। इसमें बस एक ही एक्सेप्शन है, प्रभावती गुप्ता, उनके पास प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट वुमेन का रोल देखो तो भाई लिमिटेड था, भाई सिर्फ हाउस होल्ड फैमिली तक उनका रोल था, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कहीं पे नहीं किया करती थी, एक्सेप्शन लेकिन इसका है। जैसे प्रभावती गुप्ता। फॉर्म ऑफ मैरिजेस की बात कर ले तो यहाँ पे एक तरीके से अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, ठीक है। गंधर्व विवाह भी हुआ करता था, अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन विडो मैरिज और रिमैरिज की बात करें तो विडोज को बहुत डिस्करेज किया जाता था कि वो मैरिज नहीं कर सकती दोबारा, ठीक है। लेकिन क्या वुमन का रिलीजियस टेक्स्ट कुछ है तो बुद्धिस्ट नन्स ने बहुत सारे थेरिगाथा वगैरह या जैनिज्म, क्योंकि उस समय सिर्फ इन्हीं को क्या था, राइट्स थे, तो बस इन्हीं ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर हम सोशल मोबिलिटी की बात करें तो यहां पर सोशल मोबिलिटी भी थी कि भैया ट्रेड हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में तो सोशल मोबिलिटी भी थी कि सोशल चेंज फैक्टर, कि भाई ऐसे नहीं है, धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता चला जा रहा था, लोग क्या है एडवांस होते चले जा रहे थे, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी कर रहे थे, इंटर कास्ट मैरिजेस भी हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है, सामाजिक बदलाव थोड़े से आ रहे थे, ठीक है। और ये सब चैलेंजिंग था ब्राह्मणिकल ऑर्डर को, उस समय हिंदुइज्म नहीं था बेटा, ब्राह्मणिकल ऑर्डर कहा जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैंड और इकोनॉमिक लाइफ की, ठीक है। तो हमने क्या बात की, किंगशिप कास्ट एंड क्लास की बात कर रहे हैं, तो अब कास्ट की, तो हमने कास्ट की बात तो कर ली, भाई सोशल डिफरेंस तो हुआ करता था। सोशल डिफरेंस कैसे पता चलता है आपको कि यहां पर बहुत ज्यादा मतलब क्या है, वर्ण सिस्टम में और जाति में बटा हुआ है। अब बात करें क्लास की तो क्या इकोनॉमिक डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता था, तो यस यहां पर आपको मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा पावर आपके पास किसके पास हुआ करते थे, किंग के पास। उसके बाद किंग लैंड ग्रांट किसको, ब्राह्मण्स को दिया करते थे, तो ये सबसे ऊपर हुआ करते थे। फिर अगर एग्रीकल्चर लेबर की बात करो तो जिनके पास प्लो एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, इंप्रूव फार्मिंग वगैरह भैया, उसमें उनके एक तरीके से उनके पास भी सब कुछ हुआ करता था। जैसे कि बात करें तो भैया लोग बहुत अपने हिसाब से ला करते थे कि कौन कौन था, लैंड ओनर, एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास सब कुछ है, ठीक है। और बहुत सारे जो, जैसे कि हम बात करें व्यापारी भी थे जो ट्रेड और गिल्ड बना के रहा करते थे, ठीक है। और लेबर्स भी हुआ करते थे, स्लेव्स वगैरह, फोर्स लेबर भी यहाँ पे कराया जाता था। तो इस बेसिस पे हमें पता चलता है भाई जिसके पास मनी है वो क्लास में क्या होता था, ऊपर होता था। और इससे ये भी पता चलता है कि भाई जिसके पास कौन है, जो वर्ण में ऊपर है, उनके पास ज्यादा पैसा हुआ करता था, वो ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, मतलब, और जिनके पास कुछ नहीं है वो बिल्कुल नीचे हुआ करते थे। लेकिन साउथ इंडिया में थोड़ा अलग सिस्टम था, यहाँ पे इकोनॉमिक के बेसिस पे नहीं, या रिस्पेक्ट के बेसिस पे। भाई क्लास में वो सबसे ऊपर है जिसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, मतलब सोसाइटी में, और वो नीचे है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन रिस्पेक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसमें बात करें तो बहुत सारी चीजों से हमें इसके बारे में पता चलता है, मनुस्मृति, ठीक है, महाभारत, थेरीगाथा, संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया का लिटरेचर है, यहां से ये पता चलता है। धीरे धीरे यही सोशल चेंज कैसे आए, कैसे हुए, वो हमें सब कुछ यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, लास्ट चैप्टर है। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि भाई 600 BC से लेकर 600 CE में क्या क्या चेंज हुआ है, एम्पायर्स बने, क्या क्या चीजें, मतलब बिल्कुल ही आप देखो तो वर्ण सिस्टम आ गया, मैरिजेस का सिस्टम आ गया, बहुत कुछ आ गया। तो इस समय सबसे मेजरली जो चल रहा है ना वो हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म उस समय तो कोई शब्द नहीं था बेटा, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन चल रहा है। मतलब ब्राह्मण्स ने ही तो बोला धर्मशास्त्र धर्मसूत्र बना के, या फिर मनु ने मनुस्मृति लिखकर, सभी तो वो सारे नॉर्म्स मान रहे हैं, मतलब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन चल रहा है। लेकिन बहुत सारे फिर इसी दौरान ऐसे थिंकर्स का भी जन्म हुआ जो इन सब चीजों में बिल्कुल मान नहीं रहे थे, वो अपने नए बिलीफ लेके आए और नई नई बिल्डिंग, कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो इस समय कहां से पता चलता है, तो क्योंकि वेदास, उपनिषद ये तो थे, लेकिन आपको यहाँ पे टिपिटका हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो बुद्धिज्म पूरे लिटरेचर है, जातिकास हो गया, मतलब नॉर्मल लोगों के जो लिखा करते थे कहानी वगैरह, इन सब चीजों से, इवन आर्कियोलॉजिकल सोचे जैसे स्तूपास, टेम्पल, मोनास्ट्री, यहां से हमें इसके बारे में पता चलता है। इसमें क्या बताया, इसमें न्यू रिलीजन आइडियाज के बारे में, बुद्धा के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में है। और देखो सिंपल से 3 पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। थिंकर्स, कौन कौन से थिंकर इंडिया में हुए हैं, बुद्धा और महावीर, ठीक है। बिलीफ, कौन कौन से इनके बिलीफ हुए, इनकी टीचिंग्स और बिल्डिंग्स, कि भैया महावीर और बुद्धा ने क्या बनाया, जिससे हमें यहाँ पे पता चलता है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत में आपको वैदिक रिलीजन दिखेगा, वैदिक फिलोसफीज दिखेंगी, ठीक है, जिसमें बात करें पॉलीथिस्टिक है। पॉलीथिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे गॉड्स में मानना, इंद्र, अग्नि, वरुण, कितने सारे होते हैं। और यहाँ पे आपको
सैक्रिफिशियल रिचुअल भी दिखेंगे, जैसे कि यज्ञनास, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यज्ञ जिसके थ्रू क्या हो जाते थे भाई, सेक्रीफाइस किए जाते थे, ठीक है। तो ये उपनिषद में बहुत सारी फिलॉसफी भी दिखेंगी, जैसे कि आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष, कर्म, इन सब। लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स भी ऐसे थे, जैसे कि अगर हम बात करें सती सिस्टम हो रहा है, जैसे बात करें वुमन को एंट्री ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ण सिस्टम है, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसीलिए लोगों ने क्या नए नए थिंकर्स का यहाँ पर जन्म होता है। तो सबसे पहले जो थिंकर्स आपको मिलते हैं वो कौन है, आपको वर्धमान महावीर। फर्स्ट थिंकर जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है आपके वर्धमान महावीर, जो 24th तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। 24th तीर्थंकर मतलब 24th टीचर रहे। इससे पहले 23 टीचर और जैनिज्म में रहे हैं, वो क्या है 24 टीचर यहाँ पे रहे हैं। अगर हम इनकी देखो बिलीव्स की बात कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो 5 वाव कि 5 जब भी कोई भी जैनिज्म में आता था, भिक्षु बनता था या भिक्षुनी बनता था, तो 5 वाव, 5 शब्द जो उसको लेनी पड़ती थी कि वो क्या नहीं करेगा भैया, स्टीलिंग नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी चकारी नहीं करेगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा, नॉन वायलेंस करेगा। ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है। अगर हम इनकी टीचिंग की बात करें तो टीचिंग क्या है कि भैया जैनिज्म की सबसे बड़ी जो बिलीफ है, जो टीचिंग है, वो है आपका अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस और ट्रुथ की ओर जाना, ठीक है, असत्य, ये सारी चीजों से बचना। तो यहाँ पे क्या है, जैनिज्म की टीचिंग के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड इज एनिमेटेड, कि पूरा वर्ल्ड क्या एनिमेटेड है, यहाँ हर चीज लिविंग है, इसलिए किसी को भी क्या नहीं पहुंचानी चाहिए, इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट थीम इसकी है वो क्या है, वो है आपकी, क्योंकि जो आपके डे टू डे कर्म होते हैं उससे आपके क्या मिल रहे हैं, उसके आपके रिबर्थ हो रहा है, इसलिए कर्म वाली साइकिल से छुटकारा पाना है, जिससे रिबर्थ वाली साइकिल से भी छुटकारा मिल जाए। और ये कास्ट सिस्टम को नहीं माना करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये आपको बर्थ और रिबर्थ से छुटकारा पाना है तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप करेंगे क्या, सलावेशन, मोक्ष का रास्ता, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को छोड़ दो, मतलब कि संन्यास धारण कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मुक्ति यहां पर मिल जाएगी। इनका सेक्रेट टेस्ट कौन सा है, अगामस, यहाँ पे सेक्रेट टेस्ट है। स्प्रेड की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर आपको ये स्प्रेड होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट अगर बुद्धिज्म की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा, ये भी एक थिंकर है। अब इनके बिलीफ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 4-fold नोबल ट्रुथ, ये क्या मानते हैं कि भाई लाइफ सफरिंग से भरी हुई है, ठीक है, और इन सफरिंग का कारण कौन सा है, आपके डिजायर, जो आपके डिजायर है वो आपकी सफरिंग का कारण है। तो अगर आपको इन सफरिंग से एंड होना है तो आपको डिजायर्स को भी एंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या ये एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे 8-fold पाथ आपको अपनाना पड़ेगा, राइट स्पीच, अच्छा बोलो, अच्छे एक्शन करो, अच्छा लाइवलीहुड रखो, अच्छे एफर्ट, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, थॉट, अंडरस्टैंडिंग, जब ये सब करोगे तो अच्छा रास्ता अपनाओगे। और वही अगर आपको ये जो कार्मिक साइकिल की वजह से आपके बर्थ रिबर्थ बार बार हो रहे हैं, तो अगर आपको इससे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडरेशन का पाथ, अब इन्होंने क्या बोला, मॉडरेशन का पाथ अपनाना पड़ेगा ना, एक्सट्रीम पेनेंस, बहुत ज्यादा दुख में अपने आप को बर्बाद नहीं कर लेना है, और बहुत ज्यादा सेल्फ इंडेंस में नहीं खो जाना है, ठीक है। और ये भी मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। अगर हम बात करें बुद्धिज्म की तो यहाँ पे आपको बुद्धिज्म में कुछ सेक्ट दिख जाती है, जैसे हिनयाना, जो ओरिजिनल टीचिंग में एक तरीके से बिलीव रखा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट महायाना, जो बाद में जब बुद्धा नहीं रहे तो उसके बाद एक और सेक्ट बन गई महायाना, जो वर्शिप किया करते थे बुद्धा को एज अ गॉड। बुद्धा ने कभी खुद को गॉड नहीं बोला, लेकिन बाद में वो गॉड की तरह जो वर्शिप करते थे वो महायाना थे। उसके बाद आया वज्रयाना, ठीक है, जो तांत्रिक बुद्धिज्म में बिलीव किया करते थे, ठीक है। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो बुद्धिज्म और बुद्धा सबसे पॉपुलर टीचर रहे हैं 600 BC के। अगर हम बात करो तो उस समय पूरे वर्ल्ड में, चाइना से लेकर जापान से लेके फिलीपीन से लेके हर जगह आपको बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म दिखेगा, भाई रौला था बुद्धिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बिल्डिंग्स की, तो यहाँ बिल्डिंग्स पे क्या दिखेगा, भाई नए थिंकर्स आए, उनके बिलीफ आए, तो नई नई बिल्डिंग्स भी तो आई। नई नई बिल्डिंग्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मतलब कि बुद्धिज्म को शो करने वाले स्तूपास और मोनेस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर आई। तो स्तूपा का मतलब क्या होता है, माउंट लाइक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे मतलब एक तरीके से स्तूपा क्या है कि जहां पर बुद्धा की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धिज्म कहते हैं। बुद्धा की कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे बुद्धा की कोई बॉडी का पार्ट, बुद्धा जिस चीज का इस्तेमाल करते थे वो कोई भी चीज क्या है अगर वहां पर है तो उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता था। सेक्रेट स्ट्रक्चर होता था माउंट जैसा, ठीक है, एक तरीके से। अगर फेमस स्तूपा की बात करो तो आपको सांची स्तूपा दिख जाएगा मध्य प्रदेश में, जो बाद में अगर हम बात करें तो अशोका ने और ज्यादा उसको एलिब्रेट करवाया, लेकिन बाद में आपकी शाहजहां बेगम और जिहान बेगम ने क्या किया, उस पर
वर्क करवाया। नेक्स्ट आपको अमरावती स्तूपा भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्तूपा के स्ट्रक्चर की बात करो तो हर्मिका दिख जाएगी, ठीक है, छत्र दिखेगा उसके ऊपर, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। मोनेस्ट्री की बात करो तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज आपको दिख जाएंगे, जैसे जो मॉन्क्स के रेसिडेंशियल घर वैसे कहा जाता है, तो रॉक गढ़ अजंता अलोरा में आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या इनमें जो नए नए थिंकर्स आए, उनके बिल्डिंग्स बने, बिलीव बने, क्या उसमें किंग्स का भी कोई रोल था? तो यस, जैसे अशोका की अगर हम बात करें तो उन्होंने 84,000 स्तूपास बनवाए थे, ठीक है। और उन्होंने तो धम्म महात्मा करके क्या करवाए थे, ऑफिसर्स भी रखे थे जो धम्मा को, जो बुद्धा की टीचिंग को फैलाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुशाना किंग भी कनिष्क रहे हैं जिन्होंने पेट्रोनाइज किया महायाना बुद्धिज्म को, स्प्रेड करवाया सेंट्रल एशिया में। गुप्ता रूलर भी रहे हैं जिन्होंने क्या करवाया, ब्राह्मणिकल टेम्पल्स को रिवाइव करवाया, और जिन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैसे यूनिवर्सिटीज थी नालंदा, उसको भी क्या करवाया, पेट्रोनाइज यहां पर करवाया। लेकिन अगर बात करो बुद्धिज्म जैनिज्म फैलेगा, जो पुराना रिलीजन चल रहा है हिंदुइज्म ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। वो जब क्या करेंगे, जब लो पे आएंगे, क्योंकि बुद्धा और जैनिज्म में वुमन को भी छूट थी, शूद्रास को भी छूट थी, तो ये बहुत ज्यादा फेमस होते चले जा रहे थे। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ हिंदुइज्म में भी किए गए, जैसे वैदिक रिलीजन में बहुत सारे चेंज, रिचुअल्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए, भक्ति का मार्ग अपनाया गया। मतलब अब सिर्फ क्या है, ब्राह्मण की सिर्फ रूढ़िवादी सोच को नहीं मानना है, ठीक है। न्यू डेटी जैसे विष्णु, शिवा, इस तरीके के देवीज, ठीक है, ये नए डेटी जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें हुई। इवन नए नए टेम्पल्स भी बने जिससे लोग और ज्यादा कनेक्ट हो जाएं, जैसे अर्ली टेम्पल गुप्तास ने बनवाए, एलोरा, ठीक है, महाबलीपुरम, इस तरीके से। और भक्ति मूवमेंट आया, मतलब पर्सनल डिवोशन टू गॉड, के भगवान को अब सिर्फ क्या है, कास्ट बेसिस पे भगवान किसी को भी क्या नहीं करते, एक दूसरे से दूर नहीं करते हैं। भगवान से प्यार करना है, भगवान को बिल्कुल डिवोशन के साथ में। तो भक्ति सेंट भी आए, जैसे अलवर, नयानर्स भी आए, जो आप नेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, सोसाइटी फिर से यूनाइटेड होने लगी। तो जब कोई चीज गलत होती है तो फिर उसमें बदलाव आप करोगे तो दोबारा वो इग्नाइट भी हो जाते हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो किस तरीके से इंडिया में दोबारा, ये पहले तो बहुत बड़ा लेकिन डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि भक्ति और टेम्पल वर्शिप दोबारा आ गई, ठीक है। अगर हम बात करें जो गुप्ता थे, उन्होंने ब्राह्मणिज्म को ज्यादा क्या किया, फेवर किया। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेजन भी होने लगे तो उन्होंने मोनास्ट्रीज को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, और बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा करप्शन आ गया था।